प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए, जिसका प्रकरण है शैक्षिक विचारधाराओं के प्रमुख क्षेत्र। कल आपने प्रमुख और शैक्षिक विचारधाराओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और आज हम इन शैक्षिक विचारधाराओं की जो स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। शैक्षिक विचारधाराओं के क्षेत्र। वैसे तो इन शैक्षिक विचारधाराओं के तमाम क्षेत्र हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो मैंने नोट कर दिए हैं। जो विभिन्न दार्शनिक विद्वान हैं, उन्होंने इन शैक्षिक विचारधाराओं के अंगों को निर्धारित किया है। इनके अंतर्गत जो मुख्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। ये अंग्रेजी भाषा के मेटाफिजिक्स शब्द का से बना है। इसके दो भाग हैं, एक मेटा और दूसरा फिजिक्स। मेटा मीन्स परे, बियॉन्ड। फिजिक्स मीन्स प्रकृति, नेचर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ प्रकृति से परे, बियॉन्ड नेचर। तत्व मीमांसा सदैव ही इस प्रश्न के प्रत्युत्तर की खोज में लगा रहता है कि इस संसार की वास्तविकता क्या है, व्हाट इज रियल वर्ल्ड। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति की खोज करती है और साथ ही इस बात की भी खोज करती है कि वास्तविकता किन किन तत्वों का परिणाम है अथवा उनमें कौन कौन से तत्व समाहित हैं। इस वास्तविकता की खोज के लिए तत्व मीमांसा प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य, विश्व आदि से संबंधित तत्वों की वास्तविकता की खोज करने का प्रयास करता है। ईश्वर के संबंध में तत्व मीमांसा से संबंधित विद्वानों के मत भी एक रूप नहीं है। इनमें जो प्रमुख हैं वो देखिए। पहला है आपका आस्तिकवाद, जिसको कि थेइस्ट बोलते हैं। इस विचारधारा के अनुरूप जो ईश्वर की सत्ता है और उसका जो अस्तित्व है उसमें पूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है और यह शाखा यह भी मानती है कि ईश्वर इस संसार में हर स्थान पर विद्यमान है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है। दूसरा है नास्तिकवाद, अथेइस्ट। इस विचारधारा के लोग ईश्वर की सत्ता और उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, अतः यह एक कोरी कल्पना मात्र है। अगला है आपका अनेकवाद, पॉलीथेज। यह विचारधारा न सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व व सत्ता में विश्वास रखती है, वरन यह भी मानती है कि इस संसार में अनेक ईश्वर हैं जो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी तरीके से अगला है आपका एकवाद, ओनिज्म। ये जो एकवाद की विचारधारा है यह सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास रखती है। इसके अनुसार ईश्वर एक है जो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगला है आपका द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। द्वैतवाद विचारधारा यह ईश्वर को दो रूपों में स्वीकार करती है और कहती है कि एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अगला है आपका विश्व द्वैतवाद। विश्व द्वैतवाद यह विचारधारा ईश्वर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही मानती है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है और संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, अर्थात ईश्वर सब कुछ है और वही सब में समाहित है।
अगला है आपका डेज, अनेकवाद वो ईश्वरवाद। ईश्वरवाद के अनुसार यह ईश्वर के अस्तित्व को मानती है और विश्वास करती है कि ईश्वर ने ही यह विश्व बनाया है, वह उसके सभी तत्वों की रचना की है, परंतु रचना करने के बाद वह अपने कार्य से मुक्त हो गया, फिर उसे कोई मतलब नहीं रहा। इनका विचार है कि ईश्वर एक अवकाश प्राप्त रचनाकार है, गॉड इज ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट। तो इस तरीके से जो तत्व मीमांसा की मान्यता है वो इस संसार में ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानती है और ये विश्वास करती है कि मनुष्य ही एक ऐसी कृति है जिसके माध्यम से ईश्वर को समझा जा सकता है, वह उसके स्वरूप को पहचाना जा सकता है। तत्व मीमांसा सदैव इस खोज में लगा रहता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्यों है, मनुष्य किन तत्वों से निर्मित है, मनुष्य की वास्तविकता क्या है। वास्तविकता में तत्व मीमांसा मनुष्य के हेतु की वास्तविकता का अध्ययन करता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत विश्व व ब्रह्मांड की वास्तविकता के संबंध में भी विशद वर्णन किया जाता है। तत्व मीमांसा की इस शाखा को कॉस्मोलॉजी, सृष्टि शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विश्व और ब्रह्मांड की रचना और उसके अनेक तत्वों, उनके कारण, प्रभाव आदि का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा की एक शाखा और है जिसको हेतु शास्त्र या टेलियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि इस विश्व व ब्रह्मांड का क्या हेतु है, अर्थात इनकी स्थापना क्यों की गई है। इनका विचार है कि इस विश्व तथा ब्रह्मांड की स्थापना किसी व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत इस बात को जानने की चेष्टा की जाती है कि क्या मनुष्य की इच्छा ही अंतिम तथा स्वतंत्र है, क्या मनुष्य की इच्छा पर किसी अदृश्य शक्ति का नियंत्रण है। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति पर किसी अदृश्य शक्ति का नियंत्रण है तो वह कौन सी शक्ति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति पर नियंत्रण का हेतु क्या है, वह अदृश्य शक्ति मनुष्य की इच्छा पर किस सीमा तक नियंत्रण कर सकती है। तो इस तरीके से तत्व मीमांसा द्वारा उठाए गए ये सभी प्रश्न दो तरीके से इनका भी अध्ययन किया जाता है। एक यथार्थवाद, रियलिज्म, जो ये मानता है कि मनुष्य इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए आया है और वो इस पृथ्वी पर जो स्थान घेरता है उतना ही उसका अस्तित्व है और वही इस शक्ति का स्रोत है। लेकिन पिरोजनवाद इसका खंडन करता है और कहता है मनुष्य के अस्तित्व के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस संसार में चिर सत्य कुछ भी नहीं है और सब कुछ परिवर्तनशील है। आज हम मनुष्य के जिस अस्तित्व को सत्य या वास्तविक समझते हैं वह भविष्य में अपना रूप बदल लेगा और इस कारण मनुष्य की जो वास्तविकता है वो कुछ भी नहीं है। इस संबंध में आदर्शवाद का भी विचार है कि आत्मा तथा परमात्मा, मनुष्य तथा ईश्वर दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक। मानव का जो अस्तित्व है वो तत्व और क्षेत्र तथा काल के नियमों से बंधा हुआ है। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैटर, स्पेस एंड टाइम, इन तीनों में मनुष्य बंधा हुआ है, इसलिए मनुष्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जबकि ईश्वर तथा विचारों का अस्तित्व स्वतंत्र और मुक्त है। तो अगला देखते हैं। तत्व मीमांसा के बाद ये दूसरा आपका जो बिंदु है वो है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी। तो इसका भी जो वर्णन है जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी दो भागों में बटा हुआ है। ये लैटिन भाषा के एपिस्टेम और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एपिस्टीम मीन्स ज्ञान, नॉलेज, एंड लॉजी मीन्स विज्ञान या साइंस। इस तरीके से साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान मीमांसा कहलाता है।
इस ज्ञान मीमांसा का अध्ययन भी हम 3 भागों में करते हैं। जो इसका पहला भाग है वो बुद्धिवाद, रेशनलिज्म कहलाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो डिकार्ट हैं और इस विचारधारा के अनुसार ये मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक व अनिवार्य होता है और इसकी खोज बुद्धि द्वारा ही संभव हो सकती है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, दार्शनिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान। जो यथार्थ व वास्तविक ज्ञान है, जो सदैव सत्य है, इस पर समय और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये दार्शनिक ज्ञान होता है। और जो सामान्य ज्ञान है वो इंद्रिय जनित ज्ञान है, जो सदैव सत्य नहीं होता है और इस पर भी काल और परिस्थितियों का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से बुद्धिवादियों के अनुसार जो बुद्धि में ज्ञानार्जन होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है और वह व्यक्ति को जन्मजात शक्तियों से प्राप्त होता है। इन शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वह ज्ञान प्राप्ति हेतु आगमन और निगमन विधियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता रहता है। बुद्धिवाद के बाद दूसरा है अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। इसका प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक ने किया था और उनकी मान्यता थी कि जो ज्ञान प्राप्ति है उसका एकमात्र साधन अनुभव है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क शून्य या एक कोरे कागज के समान होता है। अनुभव के द्वारा वह इसमें कुछ अंकित करता है जिसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। इसी कारण वह यह भी मानते हैं कि मानव के जो सहज प्रत्यय होते हैं या इनको इन्नेट आइडियाज कहते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता है और वह अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। और जो भी उसकी संवेदनाएं और विचार प्रत्यावर्तन या सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शंस होते हैं उनके आधार पर वो अपना अनुभव प्राप्त करता है। और इस विचारधारा के अनुसार जो तथ्य और वस्तुएं हैं इनका आधार केवल अनुभव है। और इसमें इन्होंने 3 चीज़ों को शामिल किया है, जड़ तत्व, आत्मा और ईश्वर, जिनका हमें अनुभव नहीं होता और उनका अस्तित्व भी नहीं है। हमें सिर्फ प्रत्ययों का अनुभव होता है और वही सत्य है। वास्तव में किसी भी चीज़ या पदार्थ का अस्तित्व अनुभव के साथ ही संभव हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका अनुभववाद। तीसरा है आलोचनावाद, क्रिटिसिज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत इन दोनों चीज़ों को रखा जाता है और इसका जो प्रतिपादन है वो प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने किया है। कांट ने कहा है कि बुद्धिवाद व अनुभववाद स्वयं में अपूर्ण हैं। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य तो सही हैं, परंतु दोनों के द्वारा ही अस्वीकार किए गए तथ्य गलत हैं। हम न तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं और न ही अनुभव की सहायता से। हमें इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करते हुए कांट ने ज्ञान के 2 पक्ष बताए। ज्ञान की जो एक विषय वस्तु बताई है और एक ज्ञान का रूप। तो इस तरीके से जो ज्ञान की विषय वस्तु है उसको हम सिर्फ अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वह ज्ञान के रूप की जो यथार्थता है उसको हम बुद्धि के द्वारा परख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ज्ञान मीमांसा है। तीसरा है आपका मूल मीमांसा, एक्सियोलॉजी। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियोस और लॉजी। एक्सियोस मीन्स मूल्य, वैल्यू या वर्थ, और लॉजी मीन्स विज्ञान, साइंस। कहने का मतलब साइंस ऑफ वैल्यू। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक मूल्यों की चर्चा की जाती है। साथ ही इसमें इस प्रश्न के प्रत्युत्तर की खोज भी की जाती है कि इस संसार में अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड। इस चीज़ का जो अध्ययन है वो एक्सियोलॉजी
या मूल मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें दो पक्ष मुख्य रूप से होते हैं, एक तथ्य पक्ष और एक मूल्य पक्ष। जब हम किसी भी पदार्थ को तथ्य पक्ष की व्याख्या करने के हिसाब से लेते हैं तो उसमें हम उसके रूप, आकार, प्रारूप, भार आदि की चर्चा करते हैं। किंतु जब हम पदार्थ के मूल्य पक्ष की विवेचना करते हैं तो हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं। मूल्य विषयगत होते हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वरन इनकी अनुभूति की जा सकती है। मूल्य मीमांसा मुख्यतः 3 बातों पर केंद्रित है कि क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है। दूसरा, क्या मूल्य परिवर्तनशील है या स्थायी है। और तीसरा, क्या मूल्यों में एक उत्क्रम व्यवस्था है अथवा नहीं है। वास्तव में यदि देखा जाए तो सज्जीवन मूल्य मीमांसा का क्षेत्र है जो शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर तथा अच्छे बुरे से संबंध रखती है। मूल मीमांसा हमारी अनुशासन संबंधी धारणाओं को भी प्रभावित करती है। जो मूल्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। यही मूल्य हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। आपका अगला है तर्क मीमांसा, लॉजिक, जिसको कि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तौर पर प्रस्तुत करते रहते हैं। जो लॉजिक है ये ग्रीक भाषा के लॉजिकोस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है कि संबंधित अथवा जुड़ा हुआ। इसके अंतर्गत हम तार्किक विश्लेषण करते हैं, जिनके लिए हम प्रमुख रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और इनमें पहली है आपका चिंतन का प्रगतिशील प्रारूप, प्रैग्मैटिक पैटर्न ऑफ रीजनिंग। दूसरा, चिंतन वार्तालाप द्वारा, डायलेक्टिव रीजनिंग। और तीसरा है आपका आगमन व निगमन चिंतन, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक। ये हमने आपको बताए थे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो आपकी शैक्षिक विचारधारा हैं उनका अध्ययन कुछ निश्चित तौर तरीकों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसके भाग हैं, जिनमें जो मुख्य थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके जो अतिरिक्त हैं, दर्शन शास्त्र के जो क्षेत्र हैं उनमें आपका प्रभाव विज्ञान है, विश्व विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान है, सत्ता विज्ञान है, सौंदर्य शास्त्र है, नीति शास्त्र है, शिक्षा दर्शन है, समाज दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन, दुनिया भर के भाग हैं। तो इस तरीके से आज हमने इन 4 शैक्षिक विचारधाराओं के जो स्कोप हैं उनका अध्ययन किया। आपका आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। कल तक के लिए धन्यवाद।